हेलो। हेलो। हाय दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। अभी हम लोग जो आपके एग्ज़ाम है सामने 71 बीपीएससी और यूपी पीसीएस, और अभी जितने भी एग्ज़ाम आने वाले हैं उसके लिए जीएस जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको ऑब्जेक्टिव करवा रहा हूँ अपने लूसेंट से। उस लूसेंट ऑब्जेक्टिव से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उसको मैं आपको करवाने की कोशिश कर रहा हूँ अपने इस चैनल के माध्यम से। ठीक, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, हम लोग का है मौर्य और उत्तर या गुप्त पूर्व, मतलब गुप्त काल के पूर्व काल, मतलब गुप्त काल से पहले के काल को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, गुप्त काल के पहले से काल को हम लोग पढ़ेंगे। जैसे मैं आपको यहाँ पे लिखा मिला होगा या नहीं मिला है कोई बात नहीं है, चलो ठीक है। और आगे देखो क्या है, जैसे यहाँ पे है, अब देखना है हमको कि क्या है आज का क्वेश्चन। पहले शुरुआत कहाँ से होती है अपने को ये देख लेते हैं। ठीक, चलो तो पहला क्वेश्चन क्या है, अंतिम मौर्य सम्राट बृहदर्थ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना करी 145 में। ठीक है, 145 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना किसने करी थी। किसकी, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था, अंतिम मौर्य का सम्राट कौन था, बृहदर्थ था, जिसकी हत्या किसने की, शुंग वंश की स्थापना किसके द्वारा कर दी गई 185 ईस्वी में, 185 ईसा पूर्व में। ठीक, यहाँ पे लिखा हुआ कौन करता है, कौन करता है इसकी हत्या, इसकी हत्या करता है पुष्यमुत शुंग, जो क्या था मौर्य काल जो था, मौर्य साम्राज्य, जो मौर्य साम्राज्य था ना, मौर्य साम्राज्य, इसमें क्या था, ये जो था ये पुष्पमित्र शुंग, ये जो पुष्पमित्र शुंग है ना, ये क्या था, ये इनका सेनापति था, इनका क्या था, ये सेनापति था। ठीक, इसने हत्या किसकी की, अंतिम मौर्य सम्राट किसकी, बृहदर्थ की हत्या करके फिर क्या किया इसने, इसने क्या किया, इसने शुंग वंश की स्थापना की, शुंग वंश की स्थापना की। ठीक, ये बात आपको इतनी समझ में आ गई 185 में, इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी कि कौन हत्या किया, क्यों क्यों किया, और इसमें क्या कारण थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य सम्राट बृहदर्थ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था। पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट के बृहदर्थ की राजकीय सेना में, वही कि किस सेना में था, राजकीय, मौर्य में क्या था ये, उसकी जो मौर्य सेना थी, मौर्य सेना थी ना, मौर्य सेना में क्या था, तो मौर्य सेना में क्या था, राजकीय किसकी पद पे था, राजकीय पद पे था, उसका था, उनका क्या था, सेनापति था। और इसने क्या की, इनकी हत्या कर दी, इसकी हत्या कर दी, बृहदर्थ की, बृहदर्थ की हत्या की 185 ईसा पूर्व में। फिर क्या किया इसने, शुंग वंश की क्या किया, स्थापना कर दिया, शुंग वंश की स्थापना किया। ठीक, इतनी बातें तो आपको ऑलरेडी समझ में आ गई कि पहले क्वेश्चन में बता दिया था इसको। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो आप, कर्ण या कर्ण का संस्थापक कौन है। ठीक, कर्ण या कर्ण वंश का संस्थापक कौन है, ये वासुदेव है, वसुदेव है, क्या है ये, वसुदेव है। ठीक, वसुदेव है, ध्यान रखिएगा इसका। ठीक, आगे देखो, सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था, इसको पता है, सातवाहन का और आंध्र सातवाहन कौन थे, सिमुक थे, सातकर्णी, गौतमपुर सातकर्णी और वशिष्ठपुर, ये क्या, ये दोनों सातकर्णी जो है सातवाहन, ये सातवाहन वंश के, जो सातवाहन का वंश है उसके ये महत्वपूर्ण शासक थे। क्या थे, ये दोनों महत्वपूर्ण शासक थे। ठीक, शासक थे, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखिए, सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया, किसके अधीन इन्होंने काम किया था पहले, सातवाहन पहले इतनी वंश की स्थापना थोड़ी नहीं करते, आते हैं जब, ये आते हैं तो किसी के अधीन रहते हैं, जब किसी के अधीन रहते हैं तो ये किसके अधीन थे, वही पूछा, नंदों के अधीन थे, मौर्य के अधीन थे, चोलों के अधीन थे या चेरों के अधीन थे। अब ये दोनों आपके दक्षिण भारतीय हैं, ये दक्षिण भारतीय वंश है। ठीक, दक्षिण भारतीय वंश है, चलो भैया इसको जान जाओ आप। और मौर्य कौन था, मौर्य पटना बिहार वाला इलाका था, मौर्य क्या था, इनको पाटलिपुत्र वाला इलाका को मान लो। और नंद कौन थे, आप बताएंगे, आप नंदों की स्थापना, नंद कौन थे, तो ये क्या था, ये जो सातवाहन लोग थे ना, ये सातवाहन किसके अधीन थे, सातवाहन लोग मौर्यों के अधीन थे, किसके अधीन थे, मौर्यों के अधीन थे। चलो आगे देखो, निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया, और भैया बौद्ध बन गया, बौद्ध धर्म स्वीकार किया, कुषाण वंश का नेता था, तो कौन था, कनिष्क ही तो था, कनिष्क था, भीमकटफिशस था, ये कुषाण वंश का संस्थापक था, क्या था, ये कुषाण वंश का क्या था, संस्थापक, सिख संस्थापक था। ठीक, और ये कनिष्क कौन था, कनिष्क क्या है, कनिष्क आपका बौद्ध धर्म महानतम महानतम किसका, कुषाण वंश का जो शासक था कनिष्क, कनिष्क क्या था, कनिष्क क्या बन गया, बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेता है इसको। ठीक, आगे देखो आप, कुषाण वंश काल के दौरान मूर्ति कला की गांधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है। गांधार कला शैली जो है एक दो शैली थी, एक ठीक है, एक क्या है, एक मथुरा कला शैली है। ठीक है, एक सेकंड मेरे भैया, क्या, एक है मथुरा कला शैली, मथुरा कला शैली। ठीक, और क्या है, दूसरी क्या है, गांधार, दूसरी क्या है, गांधार कला शैली, मूर्ति कला शैली थी ना, कला शैली थी। ठीक, और इसमें इसमें क्या है, इसमें बुद्ध की मूर्ति बनती है, इसमें बुद्ध की प्रतिमा प्रतिमा सबसे पहले बनती है, क्या है, सबसे पहले बनती है। ठीक है, इसको ध्यान रखना।
ठीक, तो क्या पूछा, भारत और इस्लाम का था, भारत और ईरान का था, भारत और चीन का था, भारत और ग्रीक का था। आपको मालूम होना चाहिए भारत और ग्रीक की थी शैली थी, किसकी, भारत और ग्रीक, भारत और ग्रीक की शैली से था। ठीक, भारत और क्या है, ये मिश्रण किसका था, ये भारत व ग्रीक की शैली का मिश्रण था। का क्या था, ये मिश्रण था। ठीक, मिश्रण था। ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। आगे देखो आप, कनिष्क की राजधानी थी, कनिष्क की राजधानी क्या थी, अब देखो, पुरुषपुर पेशावर, इसको क्या कहते हैं, पुरुषपुर का नाम क्या है, पेशावर है, पेशावर है, या लाहौर भी इसी के आसपास का इलाका था। ठीक, ये राजधानी कौन बनाता है, कनिष्क बनाता है। कनिष्क किस वंश से संबंधित है मेरे भैया, कनिष्क किस वंश से संबंधित, आप बताएंगे मुझे, कोई बताएगा कनिष्क का शासन किस वंश से संबंधित है, ये था कुषाण वंश से, किससे, कुषाण वंश से संबंधित था। ठीक, संबंधित था। ठीक, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो, बनारस के बारे में आपको पता है, बनारस के बारे में जो भी आपको पता है, प्रयागराज इलाहाबाद को कहते हैं, ये भी पता है, सारनाथ की प्रसिद्ध आपको पता है, सब कुछ बता दिया गया है इसमें। तो ये क्या, ये तीनों उत्तर प्रदेश की स्थान है, आप ध्यान रखिएगा। ये क्या, यूपी के तीर्थ स्थल है, एक तरह से आप जानो इसको, तीर्थ स्थल है। और ये सारनाथ जो है, ये बौद्धों का तीर्थ है, बौद्धों का क्या है, कहेंगे हम इसको, तीर्थ स्थान कहेंगे। ठीक, सारनाथ, इसको ध्यान रखिएगा। चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है। पुरुषपुर किसका नाम है, पुरुषपुर किसका नाम है, यह पेशावर का था। पेशावर किसका नाम, पुरुषपुर किसका नाम, पेशावर का, पेशावर। तो इसमें आंसर क्या है, इसमें पेशावर नहीं दिया, पाटलिपुत्र के बाद पेशावर की जगह इन्होंने गांधार कला के दिए। यहाँ आप लिख लो भैया पेशावर, यहाँ लिख दो पेशावर, इसका आंसर सी हो जाएगा, यही आंसर आपका होगा। पाटलिपुत्र का पुराना नाम, पाटलिपुत्र को ही पटना कह दिए नए में। ठीक, पंजाब क्या है, पंजाब दो, एक सिंध वाला प्रांत है और एक पंजाब अपना है। चरक किसके राज चिकित्सक थे, चरक क्या था, चरक एक चिकित्सक थे, इन्होंने चरक संहिता की रचना की, चरक संहिता की रचना। इसमें क्या, औषधि और उपकरण, औषधि और उपकरणों की बात करी इन्होंने, उपकरणों की बात करी। ठीक, और ये कहते हैं बहुत बड़े चिकित्सक थे। ठीक, ध्यान रखना, हर्ष के दरबार में थे, चंद्रगुप्त मौर्य के थे, अशोक के थे या कनिष्क के थे, इन्होंने क्वेश्चन आपसे पूछ दिया है। तो ये कहाँ पे थे, ये कनिष्क के दरबार में थे, ये कनिष्क के दरबार में थे। ठीक है, आगे देखो, तक्षशिला की प्रसिद्ध स्थल होने का कारण क्या, तक्षशिला क्यों प्रसिद्ध है, तक्षशिला में क्या ऐसा था जिसके लिए तक्षशिला को हम लोग जानते हैं, तक्षशिला को हम लोग किसके लिए जानते हैं, प्राचीन वैदिक काल कला नहीं, मौर्यकालीन कला ये भी नहीं, पेशावर और गुप्त काल इसमें पूछ रहा है कि क्यों हम लोग जानते हैं, तक्षशिला को क्यों जानते हैं हम लोग, गांधार कला शैली की थी ना, तो देखो पेशावर वहाँ का यहाँ आ गया, यहाँ क्या, गांधार, क्यों हम लोग किस लिए जानते हैं, गांधार कला के लिए इसको जानते हैं। तक्षशिला में क्या, विश्वविद्यालय भी था, तक्षशिला में क्या, एक बौद्ध विश्वविद्यालय भी था। ठीक, इसको भी ध्यान रखिएगा। चलो आगे देखो आप, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई, भारत में स्वर्ण मुद्रा, सोने का सिक्का किसने चलाया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। इसमें कौन, इंडो बैक्टीरियन। अब देखो, शक थे, गुप्त थे, और गुप्तों ने क्या, गुप्तों के काल को क्या कहता है, इनको स्वर्ण काल कहा जाता है, इनको स्वर्ण काल कहा जाता है, इनके किसके कार्यकाल को, इनके कार्यकाल को। ठीक, इनके कार्यकाल को, इसको ध्यान रखना है। शक कौन थे, कुषाण क्या था, अब बताइए शक और कुषाण में अंतर क्या था, कोई बताएगा तो बता देना मुझे। किस समय संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में, कहाँ के संग्रहालय में, मतलब जो कुषाणकालीन मूर्तियां हैं उनको सर्वाधिक संग्रहित करके रखा गया है, मथुरा कला संग्रहालय, मुंबई संग्रहालय, मद्रास संग्रहालय और दिल्ली संग्रहालय, एक जगह का नाम है ये क्या है, मथुरा संग्रहालय में। ठीक, अगला देखो, निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के चलाए। अब यहाँ पे शुद्ध सिक्के चलाने की बात आ गई, सोने का शुद्ध सिक्का किसने चलाया था भैया, कुषाणों ने सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए थे, शुद्ध सोने के सिक्के किसके द्वारा चलाया गया था, कुषाणों के द्वारा चलाया गया था। ठीक, चलाया गया था। ठीक, इसको ध्यान रखना। शक क्या, गुप्त शक संवत थी 78 में चली थी, कनिष्क ने इसको कौन चलाया था, कनिष्क ने ही चलाया था ना, कुषाण का कनिष्क चला था। ठीक, गुप्त संवत क्या, गुप्त 320 और 21 में चला था। ठीक है, इसको याद रखना। चलो, सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु की थी, सातवाहनों के समय शीशे की मुद्रा सर्वाधिक चलती थी, स्वर्ण मुद्रा कब कुषाणों ने सर्वाधिक चलाई, कुषाणों ने क्या की, सर्वाधिक चलाई। ठीक, कुषाणों ने सर्वाधिक चलाई। और सबसे पहले कौन चलाया था, इंडो बैक्टीरियन ने चलाया था। तांबा का क्या है, पिताजी आप कहेंगे तो क्या है, पीतल व पीतल और उसको मिला के तांबा बनाया जाता था। ठीक, जस्ता को, इसको पीतल और जस्ता को मिलाने पे क्या बनता था, तांबा का निर्माण होता था। ठीक है, क्वेश्चन क्या आपको पता है। चलो आगे देखो, निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे, कनिष्क के समय में कौन राजा हुए थे, कौन थे, नागार्जुन, अशोक, अश्वमित्र, वसुग्रीव। ठीक, इन्होंने ये क्या ये
इनके समय में, कनिष्क के समय में ये लोग राजा थे या तो कुछ भी रहे होंगे, लेकिन इनसे संबंधित हैं, अब लेखक हैं और सब हैं, इससे संबंधित है। ठीक है, अगला देखो, किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव भूमि अनुदान देने की प्रथा प्रारंभ की? बौद्ध धर्म से सबसे ज्यादा लगाव किन लोगों को था, वो आप बताओ। इसमें क्या सातवाहनों ने, सातवाहनों ने ऐसा कार्य सबसे पहले किया था, सातवाहनों ने किया था। ठीक है, आगे देखो, भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का शुभारंभ किसने किया था? यवनिका पर्दा का शकों ने, यूनानियों ने, पार्थियनों ने और कुषाणों ने। यवनिका जो पर्दा प्रथा थी, इसको सर्वाधिक किसने चलाया था? इसको चलाया था यूनानियों ने। किसको चलाया था? यूनानियों के द्वारा चलाया गया। भारतीयों में महान रेशम मार्ग सिल्क रूट किसने आरंभ किया? सिल्क रूट किसने आरंभ किया? अब सिल्क रूट की बात करेंगे तो आपको बताना पड़ेगा, ऊपर से जो हमारा सिल्क रूट है, इधर से जो हमारा ये वाला क्षेत्र है, ये वाला यहाँ से ऐसे पेशावर ऐसे होते हुए जो जाता है, उसको हम सिल्क रूट कहते हैं। तो जो सिल्क रूट है वो किसके समय में हमारा आया था? तो सिल्क रूट हमारा कनिष्क के समय में आया था। कनिष्क के समय में सर्वाधिक क्या हुआ? आरंभ हुआ था सिल्क रूट। ठीक, निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा, सोने की मुहर चलाई? सोने की मुद्रा ग्रीक वासियों ने, कुषाण शासकों ने, मौर्यों ने और शुंगों ने। अभी अभी हो, ये सब तो हो ही चुका था। तो सर्वाधिक किसने? कुषाण शासकों ने। कुषाण शासकों ने। चरक और नागार्जुन किसके दरबार में की शोभा थे? किसके दरबार में चरक और क्या थे? नागार्जुन, दोनों लोग रहते थे। ये लोग दोनों लोग किसके दरबार में रहते थे? दोनों लोग क्या कहते थे? कनिष्क के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में रहते थे? कनिष्क के दरबार में रहते थे। चलो भैया, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईसा पूर्व से हुआ? 78 ईसा पूर्व से हुआ। अभी शक संवत की मैंने इसके बाद चर्चा करी थी आपको, क्या था ये? कनिष्क के समय में था, कनिष्क के समय में था। ठीक, अब देखो एक चीज यहाँ मतलब समुद्रगुप्त को क्या कहते हैं? भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन, भारत के नेपोलियन किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अशोक क्या था? अशोक कलिंग युद्ध लड़ा था। इसने कलिंग युद्ध लड़ा था। ठीक, ये मौर्य साम्राज्य, क्या मौर्य का महान मौर्य वंश का महानतम शासक था, ये भी बौद्ध धर्म अपनाया हुआ था, ठीक, याद रखिएगा इसको, अभी आगे आएगा तो बताते जाएंगे। हर्ष क्या है? हर्ष आपके उत्तर प्रदेश कन्नौज पे शासन करता था, मौखरी वंश से संबंधित था। कन्नौज पर शासन करता था। ठीक, कन्नौज पर शासन करता था, इसको आप ध्यान रखोगे। चलो अगला क्वेश्चन देखो। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है। तक्षशिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान में, भारत में, बांग्लादेश और वर्मा में। तक्षशिला कहाँ स्थित है? क्वेश्चन आपसे पूछ दिया। तक्षशिला वर्तमान में कहाँ है? वर्तमान में पाकिस्तान में। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? अभी कलिंग की बात हो रही थी, अजातशत्रु, बिंदुसार, खारवेल या मयूर वर्मन। अभी कलिंग की हमने बात करी थी। कलिंग में कौन थे? खारवेल का एक हाथी गुफा अभिलेख भी है, ध्यान रखिएगा। ठीक, हाथी गुफा अभिलेख भी है। ठीक है, इसको देखो आप। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ? कुषाण काल के समय शासन था, उसमें सबसे अधिक विकास क्या हुआ? उन्होंने क्या किया था? धर्म में, कला में, साहित्य में और वास्तुकला में। अब देखो इनका जो था ये वास्तुकला में इन्होंने सर्वाधिक योगदान दिया था। मूर्ति कला का जो विकास हुआ था सबसे ज्यादा इन्हीं के काल में हुआ था। ठीक, सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया था? सातवाहन जब थे तो सबसे पहले उन्होंने अपना शासन कहाँ शुरू किया था? आपको पता है, आंध्र के सातवाहन, आपने सुना है तो हमेशा याद रखना, आंध्र प्रदेश वाले इलाके में। सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी? औरंगाबाद, पैठन या प्रतिष्ठान, मदुरा। अब इनमें से कोई नहीं। अब देखो सातवाहनों की अपनी राजधानी कहाँ बनाए थे आपको? पैठन या प्रतिष्ठान। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित? अभी बोला हाथी गुफा अभिलेख, अब जूनागढ़, नानाघाट, नासिक, ये सब किससे संबंधित? आप बताइए कमेंट में। ठीक, अभी क्योंकि मैं आपको क्वेश्चन करवाते हुए चल रहा हूँ। चलो, ये जूनागढ़ है और नानाघाट और नासिक, ये सब अभिलेख बताना है कि सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की थी। राजा हाल ने। सिमुक किस वंश का संस्थापक था? गौतम पुत्र सतकर्णी कौन था? वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी कौन था? इसको बताएंगे आप या नहीं बताएंगे? इसको आप कमेंट में बताओ। मैं इसको करवाते हुए जल्दी रैपिड फायर में आपको चल रहा हूँ। ठीक, आगे देखो। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? पाली, प्राकृत, संस्कृत। अब देखा है तो इनमें से कोई नहीं। ये कौन सी भाषा बोलते थे? ये क्या बोलते थे? जो सातवाहन लोग थे ना, इनकी क्या थी? इनकी जो राजकीय भाषा थी, सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? तो इनकी शासकीय भाषा जो सातवाहनों की थी, इनकी राजकीय भाषा क्या थी? प्राकृत थी। क्या थी? प्राकृतिक थी। ये देखो ये कुछ गलत लिखा हुआ आगे का है, इसको इनकी सातवाहनों की क्या थी? प्राकृतिक थी। ठीक, आगे देखो। निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कर। अब देखो वही चीज यहाँ पे दे दिया है, निम्नलिखित राजवंशों पर विचार करना है हमको। ठीक, और इसमें पूछा सबसे पहले ये जो सही कालक्रम में बताना है। ठीक, इसमें सबसे पहले कौन आएगा, सबसे बाद में कौन आएगा? शुंग सबसे पहले 1 पे आ जाएंगे। ठीक, शुंग सबसे पहले आएंगे, फिर 2 पे कहाँ आएंगे? सातवाहन आएंगे, फिर 3 पे हमारे कौन आएंगे?
फिर गुप्त आ जाएंगे, फिर चोल कब को है 4 पे। तो इसका आंसर 1 3 2 और 4। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 3, अरे 3 1 होगा ना, ये 3 3 होगा, 3 होगा, 1 होगा, फिर आपका 2 होगा, फिर 4 होगा। ठीक, आपका 3 1 2 और 4 यही होगा। ठीक, आगे देखो। मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमण की श्रृंखला रही। भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में से कौन किया? जब मौर्यों का शासन समाप्त हुआ तो सबसे पहले भारत पे कौन लोगों ने आक्रमण किया? बैक्ट्रियन ग्रीक ने, बैक्ट्रियन ग्रीक ने। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। उपाधि अशोक को क्या कहते थे हम लोग? अशोक को क्या कहते थे? कलिंग चक्रवर्ती कहते थे अशोक को। अशोक को हम लोग क्या कहते थे? ठीक है, अशोक को हम लोग क्या कहते थे? एक क्वेश्चन पूछ रहा है, अशोक को हम लोग क्या कहते थे? यहाँ पे 5वां आंसर दिया है नहीं, प्रियदर्शी। यहाँ पे 5वां ऑप्शन देखो, यहाँ दे दिया है। ये क्या है? ये है प्रियदर्शी, प्रियदर्शी। तो हम लोग अशोक को कहते थे प्रियदर्शी। 1 का 5, 1 का 5, 1 का 5, इसमें हमारे में 4 2 दिया है, तो 1 का 5, तो 5 मान लो यहाँ पे आप। ठीक, 5 मान लो यहाँ पे है, मुझसे गलती हुई, टाइपिस्ट से हमारे गलती है। 5 मान लो ना, 5 3 5 मानते हैं इसी को। चलो भैया ठीक है, चलो जैसा भी करेगा। फिर कनिष्क कौन था? फिर कनिष्क को हम लोग 4 मानते, देवपुत्र। कनिष्क क्या था? कनिष्क को हम मान लेते हैं देवपुत्र था, 4 नंबर। फिर खारवेल, खारवेल कौन थे? खारवेल थे कलिंग के क्या चक्रवर्ती थे। कुमारगुप्त कौन थे? विक्रमादित्य के थे। ठीक, इसे मिला लीजिए, भले आंसर नहीं मिला लेकिन आपको आंसर तो यहाँ से मिल रहा है ना पूरा का पूरा, ध्यान रखना है। विक्रम संवत कब से प्रारंभ होता है? शक संवत, विक्रम संवत और गुप्त संवत, ये सब संवत है, ये आपको हमेशा याद रखना है। संवत 58 से चलता है आपका, 58 से। ठीक है, आगे देखो। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना था। विक्रम संवत, अभी देखो एक क्वेश्चन फिर से आ गया आपके सामने। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। विक्रम संवत, विक्रम संवत आपका 58 ना, शक संवत 78, गुप्त संवत 320, कलिंग संवत 3102। ये क्या? 4 3 2 1, क्या हो जाए? 4 3 2। मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे अधिक प्रभावशाली राज्य कौन था? मौर्य के बाद जो दक्षिण भारत का राज्य था उसमें सबसे प्रभावशाली राज्य पूछ रहा है आपसे, तो सातवाहन थे, पल्लव थे, चोल थे और चालुक्य थे। इसमें से आपको बताना कौन थे? सातवाहन लोग सबसे बलिष्ठ, हर चीज में सातवाहन लोग सबसे अच्छे थे। ठीक, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्नलिखित में से किस काल में है बनाई? गुप्त काल में, कुषाण काल में, मौर्य काल में और गुप्त काल में। गुप्त सर्वाधिक जो भी प्रतिमाएं बनी हैं सब क्या है? वो सब कब बनी? कुषाण काल में बनी। आपको गुप्त को इनकी बुद्ध की सर्वाधिक प्रतिमा की सर्वाधिक प्रतिमा कब बनाई जा रही है? कब बनाई जा रही है आपको पता होना चाहिए। ये बन रही है आपको कुषाण वंश के समय, कुषाण काल के समय सर्वाधिक बनाई जाती है। ठीक, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? जब शुंग वंश खत्म होता है तो उसके बाद कौन वंश आता है? कौन? कौन, हम कहेंगे कर्ण वंश। कर्ण वंश आता है किसके बाद? शुंग वंश। जब शुंग वंश के समाप्ति के बाद, ठीक के बाद। चलो आगे देखो। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? कौन था ऐसा चीनी जनरल था जिसने कनिष्क को हराया? पेन चाओ था, पेन चाओ था। ये बात आपको अच्छी तरह पता होनी चाहिए। कनिष्क को हराने वाला कौन था? पेन चाओ था। ठीक, ये पेन चाओ था, इसको ध्यान रखोगे। आगे देखो आप क्या कह रहे हैं। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों का तांबे का सिक्का किसने जारी किया था? उत्तर और उत्तरी भारत में तांबे का सिक्के कौन थे? अब भैया कुषाणों ने ही तो किया था, इसको आपको पता होना चाहिए, कुषाणों ने किया था। चलो, कथन है क्या कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे, कारण उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। भैया नौसेना उनकी उच्च कोटि की नहीं थी, ये सही आर गलत? ये सही है और आर गलत। चलो ठीक है, आगे देखो। जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का मिश्रण है उसे कहते हैं, जो ग्रीक और यूनानी का अभी आपको बताया था मैंने, वो क्या है? आपकी गांधार कला है। आपकी कौन सी? गांधार कला। ठीक, गांधार कला। शिखर क्या है? बेसर क्या? बेसर भी एक शैली है, नागर शैली है, और शिखर मंदिर के ऊपर वाला जो भाग होता है उसको हम शिखर कहते हैं। ठीक है, उसको हम लोग शिखर कहते हैं। कनिष्क और बौद्ध धर्म की किस शाखा के अनुयायी था जिसका प्रसार कर उसने मध्य एशिया और सुदूर पूर्व में किया था? किस शाखा को? महायान को मानता था या हीनयान को मानता था? यही बात इसमें आपसे पूछी गई। बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं, हीनयान, महायान, फिर ब्रजयान, जो भी शाहजहान बनता है, लेकिन कनिष्क उसमें से किसका अनुयायी था? वो महायान का था। किसका अनुयायी था? महायान का था। ठीक, महायान का था। कनिष्क के शासनकाल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी है? बौद्ध धर्म का भारत से बाहर प्रसार, जैन धर्म का पुनः उदय, चतुर्थ बौद्ध संगीति और गांधार कला शैली का विकास। देखो आपको मैं बता दूं, ये भी कार्य किया, ये भी कार्य किया, ये भी कार्य किया। ठीक, लेकिन इसमें पूछा सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या था, तो उसमें सबसे प्रमुख कार्य क्या था? ये जो चौथी बौद्ध संगीति होती है, चौथी बौद्ध संगीति होती है। ठीक, इसको आप ध्यान रखोगे।
प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? जो पतंजल थे व्याकरण, इन्होंने क्या लिखी थी? योग सूत्र। पतंजलि की रचना कौन सी, बताएगा कोई? पतंजलि की रचना कौन सी है, कोई बता देगा? कमेंट में बताइएगा पतंजलि की रचना कौन सी है। ठीक, चलो आगे देखो। ये किसके दरबार में रहते थे? पतंजल क्या थे? पतंजल जो है वो किसके दरबार में रहते? पतंजलि हमेशा पुष्पमति शुंग के दरबार में, इनका समकालीन था पुष्पमति शुंग का। ठीक, अष्टाध्यायी इन्होंने लिखा था। क्या लिखा था? अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी? अष्टाध्यायी व्याकरण की किताब है। ये क्या, ये व्याकरण है, और इसकी रचना किसने की थी? पतंजल ने। कौन किया था? पतंजल। ठीक, आगे देखो। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया? सबसे पहले, सबसे संस्कृत में जो संस्कृत का था उसमें सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत में किसके द्वारा जारी किया गया था? एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया इसने। सर्वप्रथम विशुद्ध संस्कृत से किसके द्वारा जारी किया गया था? एक क्वेश्चन रुक के छोड़िए तो बीच में। अच्छा, ये लोग क्या था, किसके द्वारा किया गया था? संस्कृत सबसे पहले संस्कृत में कौन था? शक राजा, शक राजा रुद्र दामन के द्वारा, शक राजा रुद्र दामन के द्वारा संस्कृत में सब पहली बार अभिलेख का लिखवाया गया था। किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आए थे? सेंट थॉमस भारत मिरांडर, रुद्राम, कनिष्क और कनिष्क से, कनिष्क दो बार कनिष्क कनिष्क आ गया है, तो कनिष्क की जगह वाशिष्ठ, ये वाशिष्ठ लिख लो आप। ठीक, और किसके समय में आए थे? एक क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि किसके समय में आए थे लोग, कौन लोग यहाँ पे प्रचार करने के लिए? मीनांडर किसके शासनकाल में आए थे? गोंडोनोफिस। क्या, किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक भारत में आए थे? ईसाई धर्म प्रचारक किसके काल में आए थे? ठीक है, एक मिनट, क्वेश्चन टाइप में मिस्टेक कर दिया उसने। ये जो है ईसाई भारत में किसमें आते? गोर्दोनोफनीज में आते हैं। क्या है? गोर्दोनोफनीज। ठीक, इसमें आते हैं, इसको आप ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है। किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा जारी की थी? कौन सा कुषाण शासक था जिसने सर्वप्रथम सोने की मुद्रा जारी की, मतलब सोने की मुद्रा जारी करवाई थी? ठीक है, तो इसमें देखो क्या पूछा, 48 नंबर का क्वेश्चन पूछा आपसे। 48 नंबर का क्वेश्चन क्या? कटफिशर सेकंड था, कटफिशर सेकंड था, कटफिशर सेकंड था। किस वंश के शासकों ने छत्र प्रणाली का प्रयोग किया? छत्र प्रणाली का प्रयोग कौन से शासकों के द्वारा किया गया? तो छत्र प्रणाली का प्रयोग सर्वाधिक कौन करते थे? शकों के द्वारा किया जाता था, शकों के द्वारा किया जाता था। तार मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण की थी? अब देखो, मुक्तिदाता किसको कहते, कौन लोग धारण करते थे इसकी उपाधि? तो शक लोग थे, जो शक, कुषाण और शक लोग। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा कथन कालानुक्रम सही? सबसे पहले कौन करता है, फिर कौन करता है, फिर कौन करता है? ये क्वेश्चन पहले आते हैं यूनानी, फिर शक, फिर कुषाण, यही तो है, यही तो है। सबसे पहले यही आते हैं। मौर्यों के बाद का ये क्या है? मौर्यों के बाद का क्रम है, बाद का क्रम है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलो आगे देखो क्या कह रहे हैं। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन, मिलिट्री गवर्नरशिप व्यवहार में लाया गया। कब लाया गया भैया? किसके शासनकाल में लाया गया? ग्रीकों के द्वारा, शकों के द्वारा, पार्थियनों के द्वारा तथा मुगलों के द्वारा। किसके द्वारा ये लाया गया था? ये लाया गया था ग्रीकों के द्वारा। किसके द्वारा लाया था? ये ग्रीकों के द्वारा लाया गया था। आगे देखो, ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था। जो भारत यूनानी राज्य ये था वो कौन था? बैक्टीरिया, सीथिया, जेडरेसिया या एरिया, इसमें से कौन सा था? आपको बताना था। इसमें तो बैक्टीरिया था। क्या था? बैक्टीरिया था। जो क्या है, ईसा पूर्व दूसरी सदी में प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था। ठीक है, इसको ध्यान रखो। आगे तो चार धातु, सोना, चांदी, तांबा और सीसा में बनने वाले सिक्के को क्या कहा जाता था? जो चारों में बनते थे उसको हम लोग किस नाम से जानते थे? उसको हम लोग कहते थे कारसाण। किसको कहते? कारसाण से कहते थे। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों ने व्यापार प्रारंभ किया? रोमन लोगों के साथ कौन लोगों ने व्यापार किया था? तमिलों के चेरों के द्वारा। तमिल लोग रोम के साथ व्यापार किए थे सबसे पहले, याद रखना। मौर्योत्तरकालीन प्रमुख बंदरगाहों में कौन असत्य है? कौन सा असत्य है? ठीक, इसमें से कौन सा असत्य है? तो आपको मालूम है कोचीन। क्या है? कोचीन है असत्य। बाकी क्या था? बारबैरिकम सही था, बेरी गाजा भड़ोच ये भी सही था, अरिकमांडू ये भी सही था, लेकिन क्या था? कोचीन गलत था। निम्नलिखित में से किस स्थान को पेरिप्लस ऑफ द एरिट्रियन सी में पोडू के क्या है? पोडू के नाम से संबोधित किया गया है? बेरीगाजा, अरिकमांडू, बारबेरिकम, इनमें से कोई नहीं। इसमें से जो क्वेश्चन पूछा है आपको इसका आंसर पता है? अरिकमेडू को कहा जाता है, अरिकमेडू को क्या जाता है? पेरिप्लस ऑफ द एरियन सी में इसको पोडू के नाम से जानता है, पोडू के नाम से जाना जाता है। आगे देखो, मौर्य उत्तर काल में किसके भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना किए थे? मौर्य उत्तर काल में किसने भारत में
हिंद यूनान राज्य की स्थापना करी थी? किसने? डिमिट्रियस, मिनांडर, क्या है, मिसाडेटस या गोर्डानाफेनिस? कौन किया था? आपको मालूम होना चाहिए, मिनांडर। मिनांडर का नाम बहुत सुना होगा आपने, मिनांडर ने ही किया था, मिनांडर ने नहीं है। इसका जो था वो डेमेट्रियस ने करवाया था, उसको डेमेट्रियस ने डेमेट्रियस करवाया था। आगे देखो, निम्नलिखित में से किसके अपने जीवन काल के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों में राज सत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षु बन गया था? कौन बना था? मिनांडर। कौन बन गया था? अपने पुत्र को हाथ में सत्ता देकर भिक्षु बन गया था, वो बना था मिनांडर। मिनांडर बौद्ध धर्म क्या किया था? बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था, बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, ठीक, स्वीकार किया था। आगे देखो आप, कुषाणों का संबंध था सीथियन जनजाति से, पार्सियन से, चीन की यूची जनजाति से, और इनमें से कोई नहीं। आपको हमेशा पढ़ा है आपने, इनका संबंध चीन की यूची जनजातियों से था, यूची जनजातियों से था। चलो आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन या बाणभट्ट? कनिष्क को किसने बौद्ध बनने के लिए क्या किया था? उसको अंदर से प्रेरित किया था, अश्वघोष ने किया। अब देखो इंडो ग्रीक, और देखो इसको क्या करना है, इसको सुमिलित करना है अपने को, इसको सुमिलित करना है। इंडो ग्रीक क्या थे? हिंदीवन थे, ठीक है। शक कौन से? सीथियन से थे। पार्थो कौन से? पल्लव थे। पार्थो से पल्लव, प से पल्लव, पार्थो से पल्लव, इसको आप ध्यान रखना। आगे देखो, अभी देखो ये सूची एक को सूची 2 से मिलाना है। देखो अब क्या है, अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पुरुषपुर राजधानी कुषाण की पुरुषपुर पेशावर थी, सातवाहन प्रतिष्ठान था, ये आपको पता, चेंदी कलिंग था, और शुंगवंश विदिशा में थे। कौन? शुंगवन विदिशा में थे, ये शुंगवन विदिशा में। ये विदिशा कहाँ है? एमपी में, ध्यान रखना भैया, एमपी में। कलिंग कहाँ है? कलिंग उड़ीसा में। प्रतिष्ठान उत्तर भारत, पुरुषपुर पेशावर पाकिस्तान में, पाकिस्तान, इसको आप ध्यान रखोगे, ठीक है। चलो, रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किए किस वंश के शासकों ने कैसर यानी सीजर की उपाधि ग्रहण की थी? सीजर की उपाधि हिंदी वंश, शक, और क्या, कुषाण और सातवाहन। इसमें कौन था? कुषाणों ने। कौन थे? कुषाणों ने उपाधि धारण करी थी। निम्नलिखित में से किसका निर्माण शुंग काल में हुआ? भरतुकी स्तूप एमपी में है, सबसे बड़ा स्तूप है। सांची स्तूप वेदिका शैलिंग के है, अच्छा सांची का है एमपी में मेरे भाई, भारतु नहीं। भांजा स्तूप या उपयुक्त सभी? इसमें से देखो आंसर क्या होना है, इसमें से क्या होना है वो आंसर, इसमें से जो आंसर होगा उपयुक्त सभी हो जाता है, उपयुक्त सभी हो जाता है। निम्नलिखित में से किसका निर्माण शुंग काल में हुआ? इन सबका निर्माण किसके समय में हो रहा है? शुंग काल में हो रहा है, ठीक। सातवाहन नरेश हाल ने समकालीन गुणाढ़ के किस प्राकृतिक ग्रंथ की रचना करी थी? अब देखो यहाँ सातवाहन नरेश हाल, ये हाल पूछ रहा है, तो हाल किसकी? बृहत कथा, बृहत कथा। चलो ठीक, आज देखो बुद्ध चरित्र किसने लिखा था? ये अश्वघोष ने लिखा, ये अश्वघोष। अब आपको एक ही चीज बताते चलें जितना कि आपको काम में आ जाए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सातवाहन शासक बौद्ध धर्मों पर अत्याचार करते थे, क्या ऐसी बात थी? अत्याचार करते थे? हमारे हिसाब से तो नहीं करते थे। उसमें बौद्धों को संरक्षण देते थे। बोध गया में शशांक ने बोधि वृक्ष को काट दिया। इसमें से सही कथन कौन सा? इसमें से हमारे एक ही सही कथन है, इसमें से हमारे एक ही सही कथन है। क्या किया था उसने? बौद्ध वृक्ष को कटवा दिया था। आगे देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सातवाहन शासक बौद्धों पर अत्याचार करते थे, हाँ करते थे, बात सही है, गलत है यार, नहीं करते। उसमें तो सुन बौद्धों को संरक्षण देते थे, हाँ देते थे, नहीं देते थे। बोध गया में शशांक ने क्या किया? शशांक ने उस वृक्ष को कटवा दिया था। एक क्वेश्चन फिर से आपसे पूछ दिया है, एक क्वेश्चन आपसे फिर से पूछा हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 3। देखो इसमें आंसर ही गड़बड़ा दिया है उसने। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? अब यह नियमित रूप से सोने के सिक्के किसके द्वारा चलाए गया था? जो कि एक नियमित रूप से सोने का सिक्का किसके द्वारा चलाया गया था? कुषाणों के द्वारा। किसके द्वारा? कुषाणों के द्वारा चलाया गया था। सातवाहन समय में क्या था? शीशे का सिक्का चला था। शक वही थे, पार्थियन वही थे। चलो आगे देखो, कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित है? चेदी, कदम, हर्यक और कलिंग। और कलिंग किससे संबंधित था पूछ रहा है, कलिंग नरेश किससे संबंधित थे? तो क्या था? चेदी वंश से संबंधित है, चेदी वंश से संबंधित है, ठीक। प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है? राइट है। प्रत्येक श्रेणी राज्य की एक केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी और प्रशासनिक स्तर पर राजा उनका प्रमुख होता था, ठीक। श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियम, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी। श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। इसमें से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा सही? इसमें से क्या होता था? देखो, एक क्या, प्रत्येक श्रेणी राज्य की एक केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी और प्रशासनिक स्तर पर राजा उनका प्रमुख होता था, राज्य प्रमुख नहीं होता था। श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों और मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी, हाँ करती थी। श्रेणी का अपना सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था, हाँ ठीक है, इसका भी न्यायिक अधिकार होता था। इसका आंसर आपका हो जाएगा 2 और 3। इसका आंसर क्या है? 2 और 3। ये रहे आपके क्वेश्चंस पूरे मैंने करवा दिए।
मौर्य से पूर्व और गुप्त से पहले के जितने थे कुषाण, शक और पारसी, इसमें जितने भी क्वेश्चन संभावित थे ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन 71 बीपीएससी और TRE 4 एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। और इस चैनल पे मैं अपने आप को रोज़ ऐसे ही जितने भी लूसेंट के ऑब्जेक्टिव और एनसीईआरटी के जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको आपको मैं रोज़ डेली कराते रहूँगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।